आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट को लेकर तेज प्रताप ने बगावत कर दी। तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच जारी जंग अब खुलकर सामने आ गया। तेज प्रताप ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अपना नाम नहीं होने के बाद खुलकर तारापुर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार संजय कुमार यादव के समर्थन में चुनाव प्रचार का ऐलान कर दिया। तो ऐसे में लाख टके का सवाल यही है कि क्या तेज प्रताप ने इसके बहाने चुनावी धर्म युद्ध का बिगुल फूंक दिया है। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सत्ता की लड़ाई में सियासत किस कदर गरमाती है, ये देखना है तो वर्तमान में बिहार की राजनीति से बेहतर उदाहरण शायद ही कहीं और दिखे। तारापुर और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव आरजेडी के लिए डबल चुनौती लेकर आया है। एक तरफ सहयोगी कांग्रेस चुनावी मैदान में दुश्मन नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ तेज प्रताप का जो विद्रोह है विरोधियों को सुकून और आरजेडी को बेचैनी प्रदान कर रहा है। आरजेडी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अपना नाम ना देखकर तेज प्रताप ने मां राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती के बहाने तेजस्वी पर हमला बोल दिया। ऐसे में बिहार के सियासत में इन दिनों उपचुनाव से ज्यादा दोनों भाइयों की चर्चा है। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के दो भाइयों के बीच जारी घमासान अब खुलकर सबके सामने आ गया है। लालू यादव के दोनों लाल यानी तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के बीच तारापुर और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव को लेकर एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खिंच गई हैं। आरजेडी ने शुक्रवार को जैसे ही अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, तेज प्रताप भड़क गए। लिस्ट में सबसे पहला नाम लालू यादव का है। नंबर 2 पर तेजस्वी यादव और अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत तमाम बड़े नेताओं के नाम हैं, लेकिन तेज प्रताप का नाम नदारद है। इसके बाद तेज प्रताप ने एक ट्वीट कर त्योहारी मौसम में चुनावी गोटी चल दी कि ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। मेरा नाम रहता न रहता माँ और दीदी का नाम रहना चाहिए था। इस गलती के लिए बिहार की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। दशहरा में हम माँ की ही आराधना करते हैं ना जी। मतलब साफ है, तेज प्रताप अब पूरी तरह से बगावत के मूड में हैं। शुक्रवार को आरजेडी ने अपने 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी। स्टार प्रचारकों की लिस्ट से अपना नाम गायब होने पर तेज प्रताप ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने मां राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती के बहाने पार्टी और तेजस्वी यादव पर हमला बोला। तेज प्रताप ने कहा कि मेरा नाम रहता ना रहता मां और दीदी का नाम रहना चाहिए था। इस गलती के लिए बिहार की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। हालात देखकर राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि ये फिल्मी सीन बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार पर फिट बैठ रहा है, जिसमें तेजस्वी कह रहे हैं मेरे पास पापा हैं, पार्टी है, तो बड़े भाई तेज प्रताप कह रहे हैं मेरे पास मां है। दोनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव में महागठबंधन के लिए कांग्रेस पहले ही सिरदर्द बन रही थी। इस चुनौती से आरजेडी निपट ही रही थी कि इसी बीच स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करने के साथ ही दूसरी चुनौती सामने आ गई। तेज प्रताप यादव इस कदर बौखला गए कि उन्होंने तारापुर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी संजय कुमार को अपना समर्थन दे दिया। यही नहीं, वो संजय कुमार के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। विकास तारापुर में प्रक्षित रहा है विकास, और मेरा उद्देश्य है अगर विधानसभा में दस्तक रखेंगे तो सुल्तानगंज घाट से हलमना डैम तक नहर का पानी, गंगा का पानी वहाँ ले जाएंगे
और किसानों के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे आने वाला समय। मेरा मेन उद्देश्य यही है। साहब जी खुद बोले हुए हैं। क्या बोले? क्या बोले वो? समर्थन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लालू प्रसाद के परिवार से समर्थन है। आएंगे प्रचार में? निश्चयली घर घर जाएंगे आपके लिए वोट मांगने? निश्चित जाएंगे। दरअसल संजय कुमार छात्र जनशक्ति परिषद के पदाधिकारी भी हैं। तेज प्रताप ने हाल ही में छात्र जनशक्ति परिषद नाम से एक नए छात्र संगठन का गठन किया है। इस संगठन को अभी तक एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर मान्यता नहीं मिली है, इसलिए संजय कुमार ने निर्दलीय पर्चा भरा है। आरजेडी ने तारापुर सीट से अरुण कुमार साह को उम्मीदवार बनाया है। संजय कुमार के समर्थन में तेज प्रताप के खुलकर उतरने के फैसले से यहां की चुनावी रंगत बदल गई है। आरजेडी की इस रार पर विपक्षी पार्टियां रामायण का हवाला देकर मजे ले रही हैं। जेडीयू का कहना है कि राम रावण युद्ध से पहले विभीषण ने रावण को मनाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन रावण माना नहीं और फिर जो हश्र हुआ वही आरजेडी का होगा। लोग सुरक्षित है, महंगाई चरम सीमा पर है, लोग परेशान है, बेबस है, इसलिए इस दशहरा में एनडीए का नाश होगा, उसका दहन होगा। बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि आरजेडी बिखरने की कगार पर है। कांग्रेस भी आरजेडी की मंशा पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा पूछ रहे हैं कि कहीं आरजेडी में फूट तो नहीं पड़ रही। अब ये देखिए पारिवारिक मामला है। आदरणीय लालू जी यादव जी के वो बड़े बेटे हैं और आदरणीय तेजस्वी जी छोटे बेटे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता हमारे तेजस्वी जी हैं। और अगर आदरणीय तेज प्रताप जी ने बोला है, ये तो उनको तय करना है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को, कि राजद में क्या फूट हो रहा है। अगर लालू जी का दो बेटा एक निर्दलीय को सपोर्ट करे और राजद का कैंडिडेट वहाँ मौजूद है, तो ये तो वो लोग जवाब देंगे, बेहतर होगा। तो वही है कि जब रात है ऐसी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब तो तेज प्रताप जी ने, चूंकि उनका एक अपना संगठन है, युवाओं का संगठन है, और उन्होंने तो कैंडिडेट भी उतार दिया है तारापुर में। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रीय जनता दल आपसी कलह से, पारिवारिक कलह से ही ये बिखर जाएगी और पूरी तरह से ये दिख रहा है। तो यह भी बात सामने आ रही है कि उनके संगठन के द्वारा तारापुर में उम्मीदवार भी दिया जा रहा है। मतलब साफ है, जिस तरह से पहले के जमाने में राजा महाराजा के परिवार में एक भाई जब आगे बढ़ता था तो बाकी भाइयों का कत्ल करना पड़ता था, ठीक उसी तरह से कोशिश हो रही है तेज प्रताप यादव जी के राजनीतिक कत्ल करने की, ताकि तेजस्वी यादव जी अकेले आगे तक पहुंच जाए। देखिए, हमारे प्रभारी महासचिव भक्त चरण दास जी ने एक रास्ता दिखाया है राष्ट्रीय जनता दल को। अगर राष्ट्रीय जनता दल चाहता है कि एनडीए को हराना है तो फिर एकजुट होना पड़ेगा, और कांग्रेस ने रास्ता दिखा दिया। लेकिन अगर राष्ट्रीय जनता दल ही ये चाहता हो कि गठबंधन ना रहे, वो दल ही ये चाहता हो कि उसे भाजपा और जदयू को मदद पहुंचानी है, तो फिर हम उसके इस अभियान में शामिल नहीं हो सकते ना। चाहे जितना हमारे विरोधी एनडीए के लोग जोर लगा लें, सबसे आगे होगा आरजेडी। इसलिए जो भी लोग उम्मीदवार उतार रहे हैं, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, उम्मीदवार सारे लोग चुनाव लड़ते हैं, लड़ना भी चाहिए, लेकिन जनता तय करती है कि वो किसे जिताएगी। इसलिए दोनों सीटों पर जनता ने तय कर लिया है कि आरजेडी की जीत होगी, तेजस्वी यादव जी की ताकत को जनता बढ़ाएगी। दरअसल तेज प्रताप पार्टी में लगातार हो रही अपनी अनदेखी से नाराज हैं। उन्होंने हाल ही में कांग्रेस के अशोक राम से भी मुलाकात की है। अशोक राम के बेटे अतिरेक कुशेश्वर स्थान सीट से उम्मीदवार हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि तेज प्रताप कुशेश्वर स्थान सीट पर भी आरजेडी के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। उनके तीखे तेवर देखकर लगता नहीं कि वो फिलहाल सुलह सफाई के मूड में हैं। हालांकि इससे पहले वो कई बार खुद को कृष्ण और तेजस्वी को अर्जुन बता चुके हैं, लेकिन तारापुर सीट से आरजेडी के बहाने तेजस्वी के खिलाफ थम ठोक कर उन्होंने एक तरह से चुनावी धर्म युद्ध का शंखनाद कर दिया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
तो तेज प्रताप यादव की राष्ट्रीय जनता दल और अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से अनबन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तेज प्रताप काफी समय से पार्टी और अपने परिवार के लिए सार्वजनिक तौर पर परेशानी खड़े कर रहे हैं। 2015 में शुरू हुआ दोनों भाइयों का राजनीतिक सफर अहम मोड़ पर आज पहुंचा है, जहां से तेज प्रताप काफी पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि छोटे भाई तेजस्वी यादव का कद साल दर साल बढ़ता चला गया, जबकि तेज प्रताप यादव राजनीतिक तौर पर गुम होते चले गए। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव के राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के व्यक्तित्व और राजनीतिक समझ में जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आता है। दो 2015 में राजनीतिक तौर पर पहला मौका मिलने के बाद जहां तेजस्वी यादव ने लंबा सफर तय कर लिया, तो वहीं तेज प्रताप पीछे छूटते चले गए। इसका सबसे बड़ा सबूत 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव रहा। तेजस्वी यादव ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपने राजनीतिक और रणनीतिक कौशल से आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया। तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन ने बड़ी जीत दर्ज की और सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने से महज छोटे से अंतर से चूक गए। बहुत कम समय में और लालू जैसे करिश्माई पिता और नेता की अनुपस्थिति में ये किसी के लिए भी बड़ी उपलब्धि है। लालू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर यह उनकी अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इस चुनाव में तेज प्रताप कहीं खास नजर नहीं आए, या यूं कहें कि तेजस्वी के राजनीतिक व्यक्तित्व के सामने दब से गए। वरिष्ठ नेताओं की आलोचना करना तेज प्रताप के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस मामले में तेजस्वी सुलझे हुए हैं। वो वरिष्ठ नेताओं को लेकर बोलते नहीं, लेकिन पहले रघुवंश प्रसाद और उसके बाद जगदानंद सिंह जैसे सीनियर नेताओं को लेकर जिस तरह तेज प्रताप ने खुलेआम अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उससे उनकी राजनीतिक समझ पर सवालिया निशान लगे। क्योंकि ये दोनों नेता लालू यादव के छात्र राजनीति के दिनों के और सुख दुख के साथी रहे हैं। तेजस्वी को कभी भी सीनियर नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नहीं देखा गया है। तेजस्वी यादव एक सधे हुए वक्ता माने जाते हैं और समय समय पर उन्होंने अपने सधे बयानों से इसे साबित भी किया है। वो सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह विपक्ष पर हमलावर रहते हैं। अपने तीखे बयानों से प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरे नेताओं को तिलमिला देते हैं। तेज प्रताप में ऐसी कोई खूबी नजर नहीं आती। तेजस्वी यादव मीडिया को लेकर भी बेहद सतर्क हैं। वो मीडिया के हमलों से खुद को बचाना भी जानते हैं और शब्दों के जरिए हमले भी करते हैं। लेकिन जब तेज प्रताप मीडिया के सामने बोलते हैं तो वो गंभीरता और शब्दों का जाल नहीं बुन पाते। मीडिया के सामने बेहद हल्के नजर आते हैं और अपनी आक्रामक छवि भी पेश नहीं कर पाते। सोशल मीडिया पर भी तेजस्वी ज्यादा सक्रिय और हमलावर हैं। राजनीति में व्यक्तित्व और छवि के बड़े मायने होते हैं। तेजस्वी यादव ने लालू के छोटे बेटे होते हुए भी खुद को नासमझ या हल्के व्यक्ति के रूप में कभी पेश नहीं होने दिया। 2015 के बाद उन्होंने खुद को एक सुलझे हुए राजनेता के रूप में स्थापित किया है। विरोधी भी उनके इस गुण के मुरीद हैं और पार्टी समर्थकों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी स्वीकार्यता समय के साथ बढ़ती चली गई है। राजनीतिक समझ और सोशल इंजीनियरिंग के मामले में तेजस्वी यादव पर अपने पिता लालू यादव की छाप साफ दिखती है। लालू का ट्रेडिशनल MY समीकरण उन्हें विरासत में मिला था। तेजस्वी ने इसे और मजबूत किया है। साथ ही महागठबंधन में वाम दलों को शामिल कर सीएम नीतीश कुमार के सामने अपना जनाधार बढ़ाने की सफल कोशिश की है। दलितों और पिछड़ों को लेकर अपने बयानों से राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक विमर्श बनाते हैं। इस मामले में तेज प्रताप दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आते।
बिहार की राजनीति को बेहतर तरीके से समझने वाले कई वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेज प्रताप यादव बार बार मौके मिलने के बावजूद अपनी काबिलियत साबित करने में नाकाम रहे हैं, जबकि तेजस्वी को जब भी मौका मिलता है उन्होंने खुद को साबित किया है। इसलिए लालू तेजस्वी यादव को पहले ही अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं। जानकार ये भी मानते हैं कि तेज प्रताप की बस एक ही खूबी है कि वो लालू के बड़े बेटे हैं और वे उस दौर में पैदा हुए जब लालू का प्रताप बढ़ रहा था। उस दौर में तेज प्रताप लालू की राजनीति को देखते थे, लेकिन अफसोस कि वो पिता की विरासत से कुछ सीख नहीं पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा, वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही।
मांझागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। डीएम और एसपी भी लगातार तटबंधों पर निगरानी रख रहे हैं। सबसे मुश्किल है कि आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,20,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। बरसात के दिनों में ये जलस्तर सामान्य माना जाता है। जलस्तर में गिरावट से निचले इलाकों में पानी निकलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही गंडक नदी में नाव का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। रात थोड़ा मिला है, पानी ज्यादा आया हुआ था, पानी से सब लोग तबाह थे। अब थोड़ा थोड़ा पानी घट रहा है, अब थोड़ा थोड़ा एथी हो रहा है। इसके पहले 2 दिन गंडक के साथ साथ सिकहरना नदी जमकर कहर बरपा रही थी। इलाके में हुई भारी बारिश के बाद सिकहरना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी ने नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। लौरिया गोनौली मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी आ गया था। बावजूद इसके भागलपुर के वीरेंद्र पासवान का श्रीनगर में अंतिम संस्कार किए जाने के मामले पर भागलपुर के डीएम सुब्रत सेन की सफाई सामने आ गई। डीएम का कहना है कि परिवार की सहमति से ही श्रीनगर में अंतिम संस्कार हुआ, जबकि वीरेंद्र पासवान की पत्नी का कहना है कि वो चाहती थीं कि भागलपुर में अंतिम संस्कार हो। सवाल है कि क्या भागलपुर के डीएम झूठ बोल रहे हैं? पापा को मार दिया कौन? आतंकवादी। नहीं, देखिए, उसमें परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने ये डिसीजन लिया कि उनका अंतिम संस्कार जो है वो वहीं श्रीनगर में करेंगे। डीएम साहब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, झूठ तो बोलिए, हमरा पूछा ले लो डीएम साहब। झूठ बोल रहे हैं भागलपुर के डीएम सुब्रत सेन। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। ये आरोप है वीरेंद्र पासवान की पत्नी पुतुल देवी का। केकरो नहीं बोल ना कोई पूछा ले लो हमरा। तो डीएम साहब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, झूठ तो बोलिए, हमरा पूछा ले लो डीएम साहब। पुतुल देवी वो बदनसीब हैं जिनके पति वीरेंद्र पासवान की हत्या आतंकियों ने 5 अक्टूबर को श्रीनगर में कर दी थी, लेकिन वो अपने मरे हुए पति का अंतिम बार चेहरा तक नहीं देख पाए, क्योंकि भागलपुर जिला प्रशासन ने वीरेंद्र पासवान के शव को उनके पैतृक गांव जगदीशपुर के वादे सैदपुर तक लाने की व्यवस्था नहीं कराई और परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने खर्चे पर शव गांव ला सके। साहब कह रहे हैं कि आप लोग चाहते थे कि अंतिम संस्कार वहीं किया जाए। नहीं, हम वहाँ पर नहीं बोल रहे कि हमारे पति के वहाँ अंतिम संस्कार, हमें यहाँ बोल रहे कि यहाँ अपना घर पर अंतिम संस्कार होते। कोई पूछलो नहीं है हमरा, और हम कहाँ केकरो बोल रहे, कोई नहीं अलो है, नहीं पूछला है, नहीं कोई हमरा मदद करे ला भी रहा है। इस बारे में जब भागलपुर के डीएम से सवाल हुआ तो डीएम ने कहा कि परिजनों की सहमति के बाद ही श्रीनगर में अंतिम संस्कार किया गया था। नहीं, देखिए, उसमें परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने ये डिसीजन लिया कि उनका अंतिम संस्कार जो है वो वहीं श्रीनगर में करेंगे। और इसमें आपको पता है कि सरकार ने घोषणा भी की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने राहत कोष से 2 लाख रुपए का अनुदान दिया है। इसके अतिरिक्त श्रम संसाधन विभाग की तरफ से 1 लाख रुपए का हम लोग और जो है उनको अनुदान देंगे। 20,000 रुपये का पारिवारिक लाभ का चेक ऑलरेडी उनको दिया जा चुका है। और जो लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, जिसमें कि उनकी पत्नी है, उनको प्रतिमाह पेंशन मिलेगा, उसके भी आवेदन की स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। अब भागलपुर के डीएम चाहे जो सफाई, लेकिन बड़ा सवाल है कि घर से दूर कौन चाहेगा अंतिम संस्कार कराना? कौन होगा जो किसी अपने को अंतिम बार नहीं देखना चाहेगा? कौन नहीं चाहेगा कि उसके अपने को अपनी मिट्टी नसीब हो? न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष की रिपोर्ट। तो भागलपुर के वीरेंद्र पासवान के पीड़ित परिवार को मदद की दरकार है और बेहद गरीब वीरेंद्र के परिवार को आर्थिक मदद का इंतजार है। अगर आप वीरेंद्र के परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाना चाहते हैं तो इस बैंक अकाउंट के जरिए आप मदद पहुंचा सकते हैं। वीरेंद्र की पत्नी का बैंक अकाउंट नंबर हम आपको बता रहे हैं। नंबर है 581318210219 3।
एक बार फिर से सुनिए, 58138201000219 और जो IFSC कोड है उसे भी नोट डाउन कीजिए, BKID 0005813। खाता धारक का नाम पुतुल देवी है। बैंक ऑफ इंडिया की जगदीशपुर शाखा के इसी अकाउंट नंबर के जरिए आप वीरेंद्र के परिवार तक अपनी मदद पहुंचा सकते हैं। और आगे देखिए अपना बिहार।